नमस्कार साथियों, सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक शानदार वीडियो हम लेकर आए हैं जो कि ईवीएस की है और जिसका टॉपिक है भोजन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारे इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, टॉप 30 एमसीक्यू हैं जो आपकी मदद करेंगे आपकी नॉलेज को जानने में, आपकी नॉलेज को परखने में। तो इसलिए आप इस पूरा वीडियो देखें एंड तक। एंड में आपके लिए कुछ मेमोरेबल पॉइंट्स कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं। और सीटेट में पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है ये, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? कहने का मतलब है एक टॉपिक है जिसमें आप बच्चे के ऊपर छोड़ रहे हैं कि उसको इस चीज़ में क्या लगता है, उसके विचार क्या हैं। तो ऑप्शन है पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। ऑप्शन 2 है प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। देखिए पहली तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो तो गलत है कि सिर्फ सही उत्तर प्रतिपादित कराना हमारा उद्देश्य नहीं। जब ये गलत हो गया तो उपयुक्त सभी वाला भी ऑप्शन चला गया। अब ऑप्शन 2, पहला और तीसरे में कन्फ्यूजन होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है। अब इसमें देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो हम जब उसके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं और हम उससे चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उसके विचारों को जानना चाह रहे हैं, उसके अंदर उस बारे में क्या विचार है। इसलिए इसका सही जो इफेक्टिव आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर 3, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल हैं। यानी कौन कौन सी विधियां इनमें शामिल है? पहला है उबालना, गूंथना, भूनना। ऑप्शन नंबर 2 है सेकना, उबालना, बेलना। ऑप्शन नंबर 3 है तलना, भिगोना, भूनना। नंबर 4 है सेकना, तलना और भूनना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सेकना, तलना, भूनना। और इसका हम लिस्ट देख ले रहे हैं कौन कौन से, जैसे हमारे लिए उबाल कर, कच्चा, भून कर, तल कर, सेंक कर, ये भोजन पकाने की विधियां, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। उबाल कर, भून कर, तल कर, सेंक कर, इन्हीं के क्रम में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये विधियां हैं। 5वीं है कच्चा। उबाल कर आप क्या क्या, जैसे दाल है, चावल है, आलू है, मक्का है, अंडा है, शकरकंद है आदि। कच्चा क्या क्या खा सकते हैं? टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी, एक तरह से सलाद के रूप में। इसके अलावा भूनकर आलू, चना, मूंगफली, भिंडी, मक्का, शकरकंद आदि। तलकर आलू, मीट, मिर्च, पापड़। इसी प्रकार सेक कर रोटी, पापड़, ब्रेड, पिज्ज़ा। ये कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं जिससे आपकी समझ विकसित हो। तो आपने समझ लिया, दूसरे का आंसर नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। भोजन के निम्नलिखित समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हो, यानी इनमें से जो सबसे अच्छे सोर्स हो प्रोटीन के। ऑप्शन नंबर है अंडे, दाल, मछली। ऑप्शन नंबर 2 है बादाम, मक्का, दूध। ऑप्शन नंबर 3 है संतरा, मक्खन, अंडे। ऑप्शन नंबर 4 है दही, दूध, चावल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है अंडे, दालें और मछली, क्योंकि दालों में भी अच्छी खासी प्रोटीन होती है, अंडों में भी और मछली में भी। तो ये तीनों ग्रुप सही मिल गए, तो 3 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 4 है। एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाद्य भागों के साथ प्रदर्शित कर रही है। लहसुन के लिए वह प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब है कि खाने योग्य भाग कौन सा है इस सब्जी का, वो बता रही है। जैसे कंद है लहसुन का, मूल है, बीज है, प्रकंद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? ऑप्शन 1 है मांस एवं मछली खाना। ऑप्शन 2 है संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बीन्स का सेवन करना। ऑप्शन 3 है दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन करना। ऑप्शन 4 है स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। ये नंबर 5 उत्तर नहीं देना चाहते। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। मांस और मछली खाने, इससे भी कार्बन जो है फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं वो बढ़ता है, और ये भी डिब्बाबंद भी इससे भी बढ़ता है, ये भी गलत हो गया। और दूध व दूध से इससे भी। तो सबसे आसान क्या हो गया? स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों को जब आप सेवन करेंगे तो आपको कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है, यानी जिसमें तीनों चीज़ें जो हैं जड़ हैं? पहला है चुकंदर, आलू, अदरक। दूसरा है गाजर, हल्दी, अदरक। तीसरा है शकरकंद, मूली, हल्दी। चौथा है गाजर, चुकंदर और मूली।
तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का पहले मैं आंसर बता दे रहा हूँ। आंसर नंबर आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर है 4, गाजर, चुकंदर और मूली। ये सारी कैसी हैं, आपकी जड़ें ही हैं। जैसे आलू, इसमें तना हो गया, यहाँ पे आलू है और इसके अलावा अदरक है और इसमें भी हल्दी वगैरह है। तो ये सब पूरा ग्रुप नहीं बन रहा है जड़ों का, तो तीनों का ग्रुप किस में बन रहा है, गाजर, चुकंदर और मूली का। तो क्वेश्चन 6 का 4 सही है। 7 पे आते हैं, लिंग हू फेन हांगकांग में रहने वाले लोगों द्वारा खाया जाने वाला व्यंजन है। यह निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है, चमगादड़, मेढक, ऑक्टोपस, सांप। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है सांप। एक तरह से सांप का सूप टाइप का है लिंग हू फेन। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। यानी ये तेल दिए हैं, उनमें सबसे कम किसका। पहला है ताड़ का तेल, दूसरा है सरसों का तेल, तीसरा नारियल का तेल, चौथा मूंगफली का तेल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है पहला, ताड़ का तेल। प्रश्न नंबर 9 है, भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि। ऑप्शंस है, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं, प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, यानी आयरन जिनमें ज़्यादा हो। पहला है आंवला, सेब, कद्दू। ऑप्शन नंबर 2 है सेब, गुड़, खीरा। ऑप्शन नंबर 3 है आंवला, पालक, कद्दू। 4 है आंवला, पालक, गुड़। तो 10 का सही आंसर हो गया आपका 4। आंवला में भी अच्छा खासा आयरन होता है, पालक में भी और गुड़ में भी। तो ये सारे क्रम अच्छा है, मतलब सारा ग्रुप जो है आयरन प्रचुर मात्रा में इनमें पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 11 है, समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसी खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधे से नहीं ली गई हो, वह को चुनेगा। यानी आपको खालिस्तान बनना है, किसको चुनेगा। पहला है शहद, कटहल और मीट यानी मांस। नंबर 2 है दूध, अंडे एवं भुट्टा। नंबर 3 है सरसों, मछली एवं मांस। नंबर 4 दूध, शहद और अंडे। तो ये आप तो समझ जाओ, जैसे यहाँ पे क्या है, कटहल आ गया, तो यहाँ पे ये तो मतलब पौधा हो गया। दूध, अंडे, भुट्टा, भुट्टा किसका होता है, मक्के का, तो ये भी एक पौधा हो गया। सरसों, सरसों ही यहाँ पे पौधा हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत। तो सही क्या है, दूध, शहद और अंडे, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, भोजन विषय से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। और ABCD 4 ऑप्शन है। ए है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, बी है यदि सर्वेक्षण किया जाता है, सी है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, और डी है यदि बच्चों द्वारा नारे तैयार किए जाते हैं। तो इनमें आपको देखना है ABC सही है, ACD सही है, BCD सही है या ABD सही है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे इफेक्टिव चीज़ें कौन कौन सी, यानी 3 ऑप्शन ही इसमें सही हैं, एक गलत है। तो पहला समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, ये बात ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस मामले में, सामाजिक और सांस्कृतिक मामले में समुदाय का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है सर्वेक्षण, यानी ये सर्वे कर सकते हैं, ये भी अच्छा काम है। तीसरा क्षेत्र भ्रमण, ये भी EVS में क्षेत्र भ्रमण का तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो बचा क्या, नारे तैयार करने से, सिर्फ नारे लिखने से, तैयार करने से, जब तक उनको आप प्रैक्टिकली नहीं किसी चीज़ को उतारोगे करोगे, तब तक आप EVS को अपने जो है मूल ज्ञान से या मूल ज्ञान से नहीं जोड़ पाओगे और ना ही उसको प्रैक्टिकली सोच पाओगे। तो 12 का आंसर नंबर इस हिसाब से ABC है, यानी कि पहला 12 का आंसर नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 13 है, ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम रणनीति कौन सी होगी। तो किसका दे रही है, भोजन संरक्षण। अब इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, भोजन संरक्षण। पहला है अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। नंबर 2 है भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जा सकता है। नंबर 3 है विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। और नंबर 4 है अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। तो सीधी सी बात है, मैंने पहले ही कहा EVS में
टूरिज्म का बहुत है, मतलब आप भ्रमण जितना करोगे, जितना सर्वे करोगे, उनका अवलोकन करोगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो गया चौथा, यानी अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। प्रश्न नंबर 14 है, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। इस विषय पर श्रव्य दृश्य ऑडियो वीडियो। ऑप्शन नंबर 3 है व्याख्या एवं विचार विमर्श। चौथा है सोच, स्याही, जोड़ा एवं साझा। तो 14 का आंसर नंबर पहला ही सही है कि परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, कि हम किस तरह से चीज़ों को रखते हैं, कैसा खाते हैं, शाम को सुबह को उनको ख़राब होने पे कैसे हमें पता चलता है ख़राब है ये खाना, इसको कब नहीं खाना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो 14 का आंसर नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपकी सहेली कमज़ोर दांत और अस्थियों के कारण अस्वस्थ रहती हैं। बस यही लाइन अंडरलाइन करनी है यहाँ पे, मतलब इस चीज़ को, कमज़ोर दांत और अस्थियाँ। बस इसके सही होने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? नंबर 1 है चावल, नींबू, आंवला, गुड़। नंबर 2 है घी, दाल, रोटी, चावल। नंबर 3 है दूध, सब्जियां, पालक, फल। नंबर 4 है तेल, अंडा, चावल, रोटी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर हो गया आपका तीसरा, दूध, सब्जियां, पालक, फल। क्योंकि कमज़ोर दांत और अस्थियों का मतलब ये हो गया, सीधी सी बात है, कैल्शियम और मिनरल्स की उसके पास कमी है, जो कि हमें कहाँ से मिलेंगे? दूध से, सब्जियों से, पालक से और फल से। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। इस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। यानी विटामिन सी किन में सबसे ज़्यादा होगी इस ग्रुप में से? पहला है ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च। नंबर 2 है स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन। नंबर 3 है दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू। नंबर 4 है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। तो देखिए विटामिन सी में नींबू तो होगा ही होगा, तो बाकी दो ऑप्शन तो यहाँ से ही एलिमिनेट हो गए। अब बचे कौन से? तीसरा, चौथा। तो ये दूध की वजह से ये गायब हो गया, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। यही आंसर सही है। इसमें ही विटामिन सी मतलब काफ़ी मात्रा में है। बाकी विटामिन के बारे में वीडियो के एंड में मैंने एक जो है इम्पोर्टेंट बना दिया है, वो तो उसको ज़रूर देखिए, वीडियो को एंड तक देखें। प्रश्न नंबर 17, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? इनमें से यानी ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उसको आपको ये तो नॉर्मली आप देख के बता सकते हो कौन सा जल्दी तैयार होगा। पहला है अंडे का सैंडविच, दूसरा है कस्टर्ड, तीसरा है डोसा, चौथा है भेलपुरी। तो सही आंसर हो गया 17 का 4, भेलपुरी। क्योंकि इसमें तो नॉर्मली कुछ भी ऐसा हमें तलना भूनना या कुछ पड़ता नहीं है, सीधे सीधे आपको मिक्स करना होता है चीज़ों को बस, और ये बन के तैयार हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैच खाद्य संरक्षण का सही तरीका नहीं है? पहला है आलू के चिप्स, दूसरा है दूध से पनीर, तीसरा है सेब का जैम, चौथा है कच्चा आम से अचार। तो बाकी तो सारे ठीक है, जैसे आलू से चिप्स है, दूध से पनीर है, कच्चे आम से अचार है, तो कौन सा गड़बड़ है? सेब से जैम। तो 18 का ऑप्शन नंबर हो गया 3 सही। प्रश्न नंबर 19 है, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है बचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। ये ऑप्शन नंबर 1 था। दूसरा ऑप्शन है अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना। ऑप्शन नंबर 3 है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना। ऑप्शन नंबर 4 है भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और वृद्धांत में भेज दिया जाता है। तो स्वांगीकरण जो है ये प्रक्रिया, इसमें ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। पचा हुआ जो पदार्थ है वो शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 20 है, भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? खोज एवं अन्वेषण जो विधि है, इन्वेस्टिगेशन करने की जो विधि है या प्रवृत्ति है, उसको बढ़ावा देना है। तो विषय कौन सा है? भोजन। अब आपको ऑप्शंस देख लेने हैं। पहला है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन। दूसरा है छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। ऑप्शन 3 भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना।
और ऑप्शन नंबर 4 है छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा करना। ये प्रैक्टिकल बात हो गई, इसमें सबका जुड़ाव है और फेस टू फेस बात हो रही है, तो इसका हो गया 20 का ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो गया कि परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा प्रस्तुत करना है, प्रेरित करना चर्चा के लिए। 21 क्वेश्चन नंबर 21 सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से किसके घोल का त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। ऑप्शन 1 है गुलाब जल और आसुत जल, ऑप्शन 2 है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, नंबर 3 है नींबू का रस और दूध, नंबर 4 गुलाब जल और सिरका। देखिए गुलाब जल और सिरका तो हो नहीं सकता, और ग्लिसरीन आप जानते ही हो, ग्लिसरीन वैसलीन ये सब आप जानते हो, तो ये इसका ऑप्शन ये एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ही सही हो गया, कुछ और देखना ही नहीं है। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। प्रश्न नंबर 22 कह रहे हैं विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमें स्वस्थ बनाने के लिए दवाओं के रूप में आवश्यक हैं, जो हमें मजबूत रखने के लिए मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, कमी से होने वाले रोगों को रोकने के लिए कम मात्रा में आवश्यक है, जो हमारी चयापचय दर को बढ़ाते हैं, इससे वजन कम होता है। नहीं, तो पहला देखो ये दवाओं के लिए भी नहीं आवश्यक, मांसपेशियों के लिए भी नहीं, चयापचय दर को बढ़ाते हैं जिससे हमारा वजन कम हो, ये भी नहीं, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसकी कमी से जो भी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, विटामिन की, यानी एक निश्चित मात्रा में, ये मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी मात्रा की हमें आवश्यकता होती है। तो प्रश्न नंबर 22 का तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 23 है एक शिक्षक को हमारे देश में कक्षा 4 के छात्रों को भोजन में सांस्कृतिक विविधता के बारे में पढ़ाना होता है, इस विषय को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन 1 है हमारे देश में विभिन्न राज्यों के लोगों को द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक परियोजना कार्य दें, यानी प्रोजेक्ट दे दें एक। ऑप्शन 2 है छात्रों से पूछें उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। ऑप्शन 3 छात्रों से उनके परिवार में किस तरह का भोजन किया जाता है इस बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर 4 है विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन नंबर 3 ही सबसे इफेक्टिव तुरंत लग जाना चाहिए कि परिवार और छात्र दोनों का इसमें जुड़ाव है, समुदाय का जुड़ाव है। जब विभिन्न प्रकार के बच्चे और अपने घर पे हर तरीके का खाना, एक परिवेश से जब बच्चे आते हैं तो किसी अलग अलग परिवेश के जब बच्चे होते हैं तो खाने का जो है तरीका, बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, तो उससे एक तरह से सांस्कृतिक विविधता जो है भोजन के बारे में, उसके बारे में हमें प्रैक्टिकली पता चल जाएगा और बच्चे उसकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। इसलिए इसका 23 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 24 है मनुष्य के पेट में अमाशय रस होता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है अम्लीय। प्रश्न नंबर 25 है मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट और ब्रेड खाने का शौक है, जबकि दिव्या को आयरन की कमी वाला खाना पसंद है। मीरा और दिव्या क्रमशः निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित हो सकती हैं। देखो मीरा को क्या पसंद है, समोसा, कटलेट और ब्रेड। जब ये मात्रा में ज़्यादा फैट जाएगा तो वो मोटापा तो आना ही आना है, यहाँ से तो मोटापा आएगा, सीधी सी बात है। जबकि दिव्या जो है आयरन की कमी, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। तो यही ऑप्शन हमें देखना है। तो देखिए पहला मोटापा और स्कर्वी, ये नहीं होगा, स्कर्वी एनीमिया नहीं, एनीमिया रतौंधी नहीं, तो सही आंसर हो गया 25 का 4 मोटापा और एनीमिया। प्रश्न नंबर 26 है यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया किस कारण बाहर की तुलना में अमाशय के अंदर तेजी से होती है। ऑप्शन है अमाशय के अंदर पाचन रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन 2 भोजन की उपस्थिति में अमाशय में उत्पादित पाचक रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऑप्शन 3 है पाचन रस को जब अमाशय में बाहर रखा जाता है तो वह निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन 4 है भोजन का अमाशय में मंथन होता है जिससे तीव्र किण्वक क्रिया के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है कि भोजन का अमाशय में मंथन होता है जिससे तीव्र किण्वक क्रिया के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 27 है पके हुए चावल को किस कारण से रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। निम्न तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, निम्न तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं, भोजन में नमी की मात्रा निम्न तापमान पर कम हो जाती है,
रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणु को मारते हैं। देखिए रेफ्रिजरेटर सीधी सी बात है, निम्न टेम्परेचर तो होता ही है इसमें, तो इसमें निम्न टेम्परेचर वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसमें कौन सा होगा, जैसे भोजन में नमी की मात्रा निम्न तापमान पर कम हो जाती, इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी गया। रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं, ये भी गलत हो गया। निम्न तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये भी नहीं। निम्न तापमान पर रोगाणु सिर्फ निष्क्रिय हो जाते हैं, मर नहीं जाते हैं, मतलब निष्क्रिय हो जाते, इस वजह से वो ज़्यादा समय तक आप उसको संरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, ऐसे खाद्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिनमें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। पहला है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। दूसरा है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ। तीसरा है पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। चौथा है सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो इसमें यही देखना था कि इनमें जो है जैसे जड़ से प्राप्त हो रहे हैं तो जड़ से ही कौन से, बीज से, तो बीज से, फल से तो फल से। तो 28 में आप देखो जो बी ऑप्शन दिख रहा है, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ, ये सारे बीज से प्राप्त होने वाले हैं, यानी बीज जो भाग है हमारे पौधे का उससे प्राप्त होने वाले हैं। तो इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। प्रश्न नंबर 29 है, वेरी वेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन 1 है विटामिन B12, ऑप्शन 2 है विटामिन B2, ऑप्शन 3 है विटामिन B1, ऑप्शन 4 है विटामिन B3। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आपको पता है, विटामिन B1 से वेरी वेरी नामक रोग होता है, और इसके बारे में अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। 30 है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। वह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है एनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से, मियादी से। तो आपको पता है हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मात्रा होती है, आयरन की। तो आयरन की कमी से रोग कौन सा होता है, एनीमिया। तो इसका सही आंसर हो गया 30 का पहला, एनीमिया। चलिए अब पढ़ते हैं लास्ट में विटामिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। विटामिन जो होती हैं, सबसे पहले है B1। B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। तो थायमीन का मेन याद कर लीजिए, जैसे वेरी वेरी, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी वेरी। दूसरा B2 है जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसको जो रोग होता है उसको क्लोसिस कहते हैं। तीसरी विटामिन यानी जो ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील विटामिन B और C है, ठीक है। इसके अलावा है B3 नियासिन है जिससे पेलाग्रा। इसके बाद है B5 पेंटोथेनिक एसिड, इसमें वृद्धि में कमी है, चर्म रोग है, बालों का सफ़ेद होना, जनन क्षमता में कमी, अस्थमा, तनाव। ये कई बार बालों का सफ़ेद होना किसकी वजह से है, तो B5 की वजह से। इसके अलावा एनीमिया, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन, ये है B6, इसको बोलते हैं पैरिडॉक्सिन। B12 साइनोकोबालामिन, ये होती है आपकी तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ है, रुधिर छींटता है। इसके अलावा B7 है, इसको विटामिन H बायोटिन भी कहते हैं, ये आपकी चर्म रोग और बाल जो झड़ते हैं वो B7 की वजह से। इसके अलावा आपका है फोलिक एसिड का समूह है जिसमें रुधिर की कमी, वृद्धि की अवरुद्ध हो जाना। इसके बाद है विटामिन C जिसकी वजह से होता है स्कर्वी रोग, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। अब बात आती है बसा में घुलनशील, बसा में कौन सी, ADEK। विटामिन A जिसको रेटिनॉल कहते हैं, और ये क्या है आपकी रतौंधी जो रोग है, जैसे कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी, वृद्धि का अवरुद्ध होना और केरेटोमेसेसिया। इसके अलावा विटामिन D है जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ये आपकी जो है रिकेट्स बच्चों में और बड़ों में, ऑस्टियोमेलेसिया जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा विटामिन E है, विटामिन E है टोकोफेरॉल, ये आपकी जननांग तथा पेशियां कमज़ोर होना, जनन क्षमता की कमी, विटामिन E है। इसके अलावा विटामिन K है, विटामिन K जो है वो आपकी चोट लगने पर जो रुधिर का थक्का नहीं जमता है और ज़्यादा रक्तस्राव होता है, उस कंडीशन में विटामिन K की कमी की वजह से होता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को विटामिन D में परिवर्तित कर देता है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी और है। इसके अलावा आंत के जीवाणु भी विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं, आंत के कुछ जीवाणु विटामिन K का भी संश्लेषण करते हैं, ठीक है। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ये आप बात याद रखिए, सिर्फ विटामिन K और विटामिन D इसके अपवाद हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।